हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा की शक्ति में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम का सिलेबस कर रहे हैं, जो कि CBLE यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अन्य यूनिवर्सिटी में भी इसके काफ़ी टॉपिक हैं और ये सब्जेक्ट भी है BEd क्लास में। तो आज हम अपना लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट करेंगे, जिसमें डायलॉग और स्टोरी टेलिंग को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं आज के मोटिवेशनल लाइन पर। तो कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मतलब आपको जब मेहनत करनी है किसी भी पर्पज से, तो आपको सब तरफ नहीं बताना चाहिए। अपनी मेहनत को अपने तक सीमित रखो। ऐसी मेहनत करो कि आपके पड़ोस वालों को पता ना चले कि ये क्या कर रहा है व्यक्ति, किस काम के लिए मेहनत कर रहा है। क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे तो जो हमारी सफलता है वो अपने आप शोर मचा देगी, वो अपने आप ही बता देगी हमारी सफलता हमारे बारे में। इसलिए जब मेहनत करो तो आप अपनी मेहनत को किसी अन्य व्यक्ति से डिस्कस नहीं करो, क्योंकि आज के टाइम में खुश होने वाले लोग कम रह गए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये क्या होता है। तो बच्चों, इसमें जो हमारा ये यूनिट 2 है, इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट, इसके अंदर डायलॉग, स्टोरी टेलिंग, पोयम, रेसिटेशन, शॉर्ट प्ले, ये है टॉपिक। तो जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में चाहे डायलॉग आए या स्टोरी टेलिंग या पोयम, रेसिटेशन, शॉर्ट प्ले, तो आपको शुरुआत लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट इससे करना है। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या होता है टू इंटरेक्ट। तो जो हमारा इंटरेक्ट को हम इंटरएक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि इंटर यानी बिटवीन, एक्शन यानी टू एक्ट। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में इंटरेक्ट होता है, इंटरएक्शन होता है, यानी आपस में अंतःक्रिया होती है, तो वो इंटरेक्ट कहलाता है। यानी कि अंतःक्रिया को दो समूहों में बोलने व सुनने की क्रिया को जाना जाता है। अध्यापक व छात्रों के बीच चलने वाली बातचीत इसका उदाहरण है। बातचीत करना भी एक कला है और व्यक्तित्व को निखारने के लिए अंतःक्रिया प्रभावी व कुशल होनी चाहिए। जब भी कोई दो समूह आपस में इंटरेक्ट करें तो वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे सामने वाला हमारी बातों से प्रभावित हो सके। अंतःक्रिया में कुशल होने के लिए सुनना व बोलना कौशल में पारंगत होना जरूरी है, जो कि हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि सुनना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी बोलना है, और जितना जरूरी बोलना है उतना ही जरूरी सुनना है। और जब सुनना और बोलना कंप्लीट होता है तो हमारी इंटरेक्शन, हमारी प्रोसेस पूरी मानी जाती है। इन दोनों कौशल के माध्यम से ही सभी प्रकार का ज्ञान ग्रहण और अभिव्यक्त ये सब किया जाता है। किसी भी भाषा को सीखना व प्रयोग करना, सुनना व बोलना कौशल पर निर्भर करता है। कौन कौन से पर? सुनने पर, बोलने पर। जब हम कोई भी स्किल सीखते हैं तो उसमें मेन लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम चलते हैं अपने डायलॉग पर। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग होता है संवाद। जैसे आपने जब आप छोटी क्लास में होंगे तो आपने एक हामिद की कहानी सुनी होगी, तो उसमें संवाद चल रहा होता है। दादी हामिद से कहती है, हामिद दादी से कहता है, फिर हामिद मेले में जाता है तो दुकानदार से बातें करता है, अपने मित्रों से बातें करता है, उसके मित्र उससे बातें करते हैं, तो संवाद चल रहा होता है, डायलॉग चल रहे होते हैं। तो डायलॉग क्या होता है? डायलॉग संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत के प्रसिद्ध वामन शिवराम आप्टे ने अपने कोश में शब्द का जो अर्थ दिया है उसके अनुसार संवाद के अर्थ मिलकर बोलना, बातचीत करना, कथोपकथन, चर्चा, वाद विवाद, समाचार देना, सूचना देना, ये सब कहलाता है। और संक्षेप में कहें तो जहां भी वार्तालाप द्वारा कुछ संप्रेषित किया जाता है वहां संवाद होता है। यानी कि जब भी कोई दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति जो आपस में बातचीत करते हैं तो वो संवाद के अंदर ही आते हैं। बातचीत व अंतःक्रिया के लिए व्यक्ति संवादों का प्रयोग करता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कुछ भाषण जो होते हैं वो भी संवाद कहलाते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ होता है बातचीत। बातचीत में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार अच्छी बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है।
इससे छात्रों में तर्क करने की शक्ति भी उत्पन्न होती है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है इसमें, हामिद का उदाहरण दिया है मैंने अपने नोट्स में। हाँ, तो क्या जैसे हामिद कह रहा है दुकानदार से ये चिमटा कितने का है, उसे दुकानदार कहता है ये तुम्हारे काम का नहीं है। फिर हामिद कहता है बिकाऊ है या नहीं, दुकानदार कहता है बिकाऊ नहीं है तो यहाँ क्यों लाद के लाए हैं। हामिद कहता तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है, दुकानदार कहता 6 पैसे लगेंगे। इस तरह से इनका आपस में संवाद चल रहा है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है। संवाद सरल व स्वाभाविक होना चाहिए। मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब संवाद करें, बातचीत करें, तो उनमें बनावटीपना नहीं होना चाहिए। भाषा सहज होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, जिससे कि एक दूसरे आप प्रभावित हो सके और एक दूसरे की बात को समझने के लिए धैर्य बना सकें। संवाद में भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जीवन की अधिक स्वाभाविकता होनी चाहिए। संवाद का आरंभ भी और अंत भी आकर्षक होना चाहिए, जिससे व्यक्ति एक दूसरे की बातें सुनने के लिए आपस में इंटरेक्शन कर सकें। संवाद संक्षिप्त होना चाहिए, ज्यादा बड़े बड़े संवाद ना हो। संवाद विषय व पात्र के अनुकूल होने चाहिए और इसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। अब इसकी देखते हैं यूटिलिटी क्या है। सुनना व बोलना कौशल का विकास होता है। सुनना व बोलने से जब संवाद किया जाता है तो इससे सुनने का और बोलने का, इन दोनों कौशलों का विकास किया जाता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान होता है। इससे वार्तालाप और अंतःक्रिया करने में कुशलता आती है जब संवाद किया जाता है। सामाजिक संबंधों में भावों की अभिव्यक्ति की जानकारी भी होती है। अब हम चलते हैं संवाद के विभिन्न आधार क्या क्या हैं। तो इसमें स्थितियों का आधार बनाया जाता है कि स्थिति कैसी है, स्थिति हमारी खुशी वाली है या दुख वाली है, या फिर किसी को बाहर घूमने वाली स्थिति, कैसी स्थिति है हमारी। संकेत बिंदुओं का आधार लिया जाता है इसमें। कहानियां घटनाओं के आधार पर संवाद किया जाता है। पढ़े हुए साहित्य के आधार पर भी संवाद कर लिया जाता है और पढ़े हुए साहित्य के आधार पर काल्पनिक संवाद भी कर लिए जाते हैं। चित्रों पर भी आधारित संवाद किए जाते हैं। अब इसमें क्या क्या सावधानी है, इसका प्रिकॉशन इन डायलॉग, जब आप डायलॉग राइटिंग करने के लिए कहते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए। संवाद लेखन में जो प्रसंग होता है, जो टॉपिक होता है, वो स्थिति के अनुसार आयु, पात्र और परिवेश, जो वातावरण है उसके अनुसार होना चाहिए। जैसे कोई पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म है तो उसके संवाद संस्कृत में होंगे। जैसे एग्जाम्पल है बी आर चोपड़ा का महाभारत, रामानंद सागर की रामायण। इस तरह से संवादों की भाषा कथानक परिस्थिति और पात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। संवादों में निरंतरता होनी चाहिए और संवाद ज्यादा बड़े बड़े ना हो, वर्णनात्मक ना हो। संवादों में अतिशयोक्ति शब्दों का प्रयोग ना हो, जैसे बढ़ा चढ़ा कर ना कहा जाए। भाषा जैसे संवाद ना हो जब तक की जरूरत ना हो, मतलब जब तक जरूरत ना हो तब तक दूसरे की बातों को उसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। अनावश्यक रूप से बोलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कोई हरियाणवी संवाद चल रहा है तो आप उसमें बिहार की या यूपी की इस तरह की बोलियों का यूज ना करें अगर जरूरत ना हो तो। एक ही जैसी पंक्ति को बार बार प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे संवाद हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्टोरी टेलिंग पर। स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनना सबको पसंद है, कहानी पढ़ना भी। अक्सर हम जब बोर हो जाते हैं तो हम कहानी सुनना पढ़ना शुरू कर देते हैं। बचपन में भी बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छी लगती है, अपनी दादी से, नानी से। तो जब अंतःक्रिया के लिए बच्चों में सुनने व बोलने की क्षमता का विकास करना हो तब कहानी स्टोरी की हेल्प ली जाती है। कहानी कहना यह अंतःक्रिया को विकसित करने की विधि है। इसमें बच्चों में सुनने की योग्यता विकसित होती है और ध्यानपूर्वक सुनकर नई जानकारी प्राप्त होती है। ध्यानपूर्वक सुनकर नई जानकारी से बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह उन्हें बोलकर अपनी जिज्ञासा शांत कर भी सकते हैं। जैसे आपने अपने बच्चों को कहानी सुनाई क्लास में तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, फिर उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वे पूछ कर भी अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं। इसका मीनिंग और डेफिनेशन भी दी हुई है स्टोरी की। क्या है मीनिंग और डेफिनेशन?
चार्ल्स वेरेट ने कहानी को एक लघु वर्णनात्मक रचना कहा है, जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा विधा होती है। कहानी में प्रत्येक संस्कृति के एक मनोरंजन शिक्षा प्रदान करने, संस्कृति के संरक्षक, नैतिक मूल्यों को सिखाने का साधन इसका स्वरूप होता है। और कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ उपदेश भी छुपे होते हैं। प्रेमचंद ने भी कहानी की परिभाषा दी है। वो क्या कहते हैं, कहानी एक ध्रुव पद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होती है अपनी सारी प्रतिभा दिखा देते हैं और एक क्षण में चित्त को इतना माधुरी से परिपूर्ण कर देते हैं जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कहानी में नैतिक गुण अवश्य होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई ना कोई उपदेश जरूर छुपा हो जिससे बच्चे इंस्पायर हो सकें। पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा ना हो, भाषा सहज हो, सरल हो, कहानी शिक्षाप्रद हो, कहानी उद्देश्यपूर्ण हो, कहानी प्रेरणादायक हो, कहानी सुनाने और सुनने से हाव भाव का प्रयोग किया जाए, और आरंभ व अंत कहानी में जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। इसके एलिमेंट देखते हैं, क्या है एलिमेंट इसके। कहानी में कथा वस्तु होता है, पात्र होते हैं, चरित्र चित्रण होता है, कथोपकथन होता है, संवाद होते हैं, देश काल होता है, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। और कहानी के 4 अंग और माने गए हैं। 4 अंग कौन कौन से, आरंभ, आरोह, चरम, स्थिति और अवरोह। कहानी कहने की विधि के उद्देश्य क्या क्या है देखते हैं इनको हम। छात्रों में जब आप कहानी बच्चों को बोलने के लिए कहते हो, लिखने के लिए कहते हो, तो इससे छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होता है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, छात्रों में कल्पना व स्मरण शक्ति विकसित होती है, छात्रों को मानव जीवन के पौराणिक, धार्मिक व सामाजिक पक्षों की जानकारी मिलती है, और छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि भी होती है, छात्रों में मौखिक भाषा भी विकसित होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहानी सुनना बचपन से ही आरंभ हो जाता है। छोटी छोटी कहानियों को सुनाकर मानव, जीव जंतु और उसके स्वभाव को जान पाते हैं। छात्रों में कहानी शिक्षण के कारण तर्क, वितर्क और कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनकर बच्चे संकेत और चित्रों को देखकर खुद कहानी लिखने के योग्य बन जाते हैं, और कहानी शिक्षण से बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और कहानी शिक्षा से बच्चे आपस में घुल मिल जाते हैं। इसकी लिमिटेशन भी देखते हैं, क्या है लिमिटेशन। यह विधि बड़ी बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती, और इस विधि के माध्यम से विश्व के जो सभी टॉपिक है ना, उनको नहीं पढ़ाया जा सकता। इसलिए कहानी छोटी क्लास में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे के टॉपिक हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा राधे राधे।